जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूशी पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बिलन व रिज़्क़न तय्यिबा। हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें हम एक स्ट्रेट लाइन से दो फार्मूलाज के ज़रिए डेप्रीसिएशंस मालूम करेंगे। OIC Limited purchased an asset costing 70,000 on 1st January 16 when useful life of the asset is 5 years, residual value is 20,000 और हमें 4 से 5 साल की क्या करनी है, इसमें डेप्रीसिएशन मालूम करनी है। तो हम अपना नॉर्मल जो टेबल हमने सीखी थी उस टेबल के ज़रिए हम कैलकुलेशन कर लेते हैं और देखते हैं क्या क्या वैल्यूज़ आती हैं। एक में हमने डेट लिखनी है, डिस्क्रिप्शन और फिर एसेट आ जाता है। इसके अंदर ये 3 कॉलम मेजरली इस्तेमाल हो रहे होंगे। इसी के पैरेलल 3 कॉलम मज़ीद बनाते हैं, एक दूसरे अंदाज से हम काम करेंगे और समझेंगे भी। यहाँ पे रख के करनी है जी पेस्ट। चले जी, एसेट हमारा था जो उसकी कॉस्ट आई थी वो थी 70,000 थी। कितनी थी जी? 70,000 इसकी कॉस्ट थी। डेट थी हमारी 1 जनवरी 16। अब हमने करनी है डेप्रीसिएशन। हमारा नॉर्मल डेप्रीसिएशन का फार्मूला कॉस्ट 70,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू 20,000 डिवाइड बाय लाइफ कितनी? 5 साल। डेप्रीसिएशन कितनी आ गई हमारी? 10,000 और आपकी WDV बन जाएगी फिर 60,000। ये आ गई आपकी 31 दिसंबर 16 पर। ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा। क्या हमारा स्ट्रेट लाइन में फार्मूला चेंज होता है डेप्रीसिएशन का? सेकेंड ईयर के अंदर क्या होगा? यही फार्मूला इस्तेमाल हो जाएगा। डेप्रीसिएशन 70 माइनस 20 डिवाइड बाय 5, यानी कि 10,000 की ही क्या आ जाएगी? डेप्रीसिएशन आ जाएगी। दूसरे साल में WDV हमारी 31 दिसंबर 17 पर आ जाएगी। 2 साल की डेप्रीसिएशन हमारी हो चुकी हुई है। फिर 1 साल और। अब हमें फार्मूला चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी 10,000 ही डेप्रीसिएशन होगी तीसरे साल में भी, और 31 दिसंबर 18 पर भी WDV हमारी 10,000 लेस करके आ जाएगी। कितने साल गुजर गए? 3 साल। चौथा साल आएगा, फिर से डेप्रीसिएशन क्या होगी हमारी? 10,000। फार्मूला चेंज नहीं हो रहा और ये यूं ही सिलसिला चलता रहता है और हम काम खाम में ऐसे ही करते रहते हैं। है ही ऐसे, तो खाम में क्या होना है? पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल और अब है आखिरी 5वां साल। 5वें साल में भी डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट होती है? 30,000 नहीं, 50,000
50,000 भी नहीं थी, 70,000 थी ना, 70,000, ये क्यों ये दरमियान में आ जाता है, माइनस 20,000 डिवाइड बाय 5। अब भी वही वाली चीज़ है, और यहाँ पर हमारे पास कैरिंग अमाउंट WDV 31 दिसंबर 20 पर आ जाती है 20,000, जो कि हमारी रेजिडुअल वैल्यू थी। उसके बराबर 5 साल बाद क्या आ गई हमारी, WDV रेजिडुअल वैल्यू के बराबर आ गई। इसको फुली डेप्रीशिएटेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुली डेप्रीशिएटेड भी बोलते हैं। ये अब 5 साल लाइफ पूरी कर चुका हुआ है। नाउ इट इज फुली डेप्रीशिएटेड, मुकम्मल तौर पर डेप्रीशिएट हो चुकी है। अब अगर मैं अगले साल की डेप्रीसिएशन करने की कोशिश करूंगा 31 दिसंबर 21 पर, तो मेरी डेप्रीसिएशन नील लिखी जाएगी। हमने मज़ीद डेप्रीशिएट नहीं करना अनलेस एंड अनटिल कि हमारा कोई चेंज इन एस्टीमेट हो जाए। भले मेरे पास एसेट मौजूद है, भले मैंने इसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया, मैंने इसे सेल आउट नहीं किया, यहाँ पर डेप्रीसिएशन जब एसेट फुली डेप्रीशिएट हो जाए तो मज़ीद डेप्रीसिएशन इसकी नहीं की जाती है। गॉट द पॉइंट? अब हमने इस कॉन्सेप्ट को एक और अंदाज से समझना है। हमारा एसेट यही है, लेकिन अंदाज ज़रा सा क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ये जो एसेट है 70,000 का, इसमें से 20 लेस कर दें तो इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू को क्या बोलते हैं, पढ़ा हुआ है, डेप्रीशिएबल अमाउंट। और ये डेप्रीशिएबल अमाउंट का मतलब क्या है, वो वाली वैल्यू जिसने फ्यूचर में डेप्रीशिएट होना है। 20 जो रेजिडुअल वैल्यू है इसने डेप्रीशिएट नहीं होना, कॉस्ट में से इसीलिए इसको माइनस कर दिया, ये यही वाली वैल्यू बच गई हुई है, इसने डेप्रीशिएट नहीं होना। गॉट द पॉइंट? अच्छा, अब यहां पर अगर मैं खड़े होकर सोचूं फ्यूचर के बारे में, तो मैं कहूंगा असल में ये 70 जो कॉस्ट है इसने फ्यूचर में क्या होना है, डेप्रीशिएट होना है, सिवाय उसके जो 20 बच जाता है। यहां पर खड़े होकर क्या सोचूंगा मैं, अब 10 डेप्रीशिएट हो चुका हुआ है, ये अब फ्यूचर में बाकी का डेप्रीशिएट होने वाला कितना रह गया, 60,000 रह गया, ये बाकी का डेप्रीशिएट होने वाला रह गया। अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, आंसर वही आएंगे हमारे। 1 जनवरी 16, कॉस्ट हमारी 70,000। पहला साल है, पहले साल में तो मसला कोई नहीं है, 70 ने ही फ्यूचर में डेप्रीशिएट होना है। कितने सालों में, अगले 5 सालों में डेप्रीशिएट होना है, तो इसकी वैल्यू तो आ गई 10,000 ही, यहाँ पर आ गया 60,000, ये हमारी आ गई WDV 31 दिसंबर 16 पर। अब क्या मैं ये कह सकता हूं इस 60,000 ने फ्यूचर में डेप्रीशिएट होना है? क्यों जी? इसने फ्यूचर में डेप्रीशिएट होना है। 1 साल हो चुका, अगले कितने सालों में डेप्रीशिएट होना है जी? अगले 4 सालों में डेप्रीशिएट होना है। तो अब हम एक और फार्मूला बनाते हैं, एक और तरीक़ेकार से लिखते हैं कि डेप्रीसिएशन इस 60 ने डेप्रीशिएट होना है, इसमें से 20,000 ने डेप्रीशिएट नहीं होना,
लेकिन बाकी के 4 सालों में इसने डेप्रीशिएट होना है। आंसर लें जरा, क्या आता है भैया? आ रहा है? लॉजिक समझ लग गई? ये इसका एक और फार्मूला आ गया। कब हुई है ये? 31 दिसंबर 17 पर, और इसके बाद WDV भी आ जाएगी 31 दिसंबर 17 पर, जो कि क्या आएगी? 50,000। अब आप लोग फिर से बताएं, अब इस 50,000 ने कितने अरसे में डेप्रीशिएट होना है? बाकी के 3 सालों में इसने डेप्रीशिएट होना है। इस 50 ने अगले 3 सालों में डेप्रीशिएट होना है। ये इसका दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से भी डेप्रीशिएट हो सकता है मामला। कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेप्रीसिएशन 50,000, 20,000 ऐसी चीज़ है जिसने डेप्रीशिएट नहीं होना, बाकी के लाइफ कितनी रह गई है? 3 साल। अब क्या आंसर आता है? क्या वंस अगेन वही 10,000 आया जो पहले आ रहा था? जी, ये भी कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने, या नहीं पढ़ा हुआ? चले, WDV 31 दिसंबर 18। अब इस 40 ने कितने सालों में डेप्रीशिएट होना है? कैसे मालूम होगा? 5 साल टोटल लाइफ थी, 3 साल ऑलरेडी डेप्रीशिएट हो चुका हुआ है, तो बाकी कितना रह गया? 2 साल। तो इसका फार्मूला लिखें यहां पर कि डेप्रीसिएशन स्ट्रेट लाइन में एक और अंदाज से भी हो सकती है, WDV ओपनिंग माइनस आप कह सकते हैं न्यू रेजिडुअल वैल्यू भी आ सकती है ओवर रिमेनिंग लाइफ। इसको मैं मुकम्मल लिख देता हूं, रिमेनिंग लाइफ। बाकी की लाइफ जितनी बच गई है उतने पर WDV ओपनिंग माइनस रेजिडुअल वैल्यू जो भी हो उस तारीख पर, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हो गई? अभी फिलहाल इसको लाश करके कर देते हैं। अब आपने वंस अगेन 31 दिसंबर 19 की डेप्रीसिएशन मालूम करनी है, तो आप क्या लिखेंगे? ये 40,000 जो आ रहा है, इसने 20 ने डेप्रीशिएट नहीं होना, ओवर क्या लिखेंगे जी? रिमेनिंग लाइफ 2। और आंसर वंस अगेन क्या आएगा? 10,000 आएगा, और ये होगी 31 दिसंबर 19 के ऊपर डेप्रीसिएशन। बात क्लियर हो गई? कोई कंफ्यूजन इस मामले में? कॉन्सेप्ट भी समझ लग गया? इस कॉन्सेप्ट ने कल से अप्लाई होना शुरू होना है। नए टॉपिक रीवैल्यूएशन उसके अंदर इंशाल्लाह। तो रट्टा भी लगाया जा सकता था कि मैं जस्ट कहता कि ये फार्मूला है, बस है तो है,
बगैर कॉन्सेप्ट समझाए। ये अब आपको कॉन्सेप्ट समझ लग गया। अब इसकी बेसिस के ऊपर हम फार्मूला आराम से अप्लाई करेंगे और कॉन्फिडेंस से अप्लाई करेंगे। 30,000 माइनस 20,000 डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ कितनी, कैसे आई भला? 5 साल टोटल थी, 4 साल गुजर चुके, ऐसे भी मालूम हो सकता है। 5 साल टोटल लाइफ थी, कितने साल गुजर गए? 4 साल गुजर गए। आ गया हमारे पास रिमेनिंग 1 और आंसर क्या आ गया? 10,000। तो हमारे कोई फ़र्क पड़ा फिर? कोई चीज़ का, किसी भी चीज़ का कोई फ़र्क कैलकुलेशन के तरीक़ेकार के अलावा आंसर में कोई फ़र्क नहीं आया। एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी? और अब ये फुली डेप्रीशिएट हो चुका हुआ है, इसके बाद इसकी डेप्रीसिएशन नहीं करनी। जी पर शायद थोड़ा सा आगे पीछे हो गया हो, ये काम करने से नहीं बचत हो गई है। चलें जी, अब हम कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। चेंज इन एस्टीमेट। एक छोटा सा फिक्रा अपने पास लिख लें। चेंज इन एस्टीमेट is always applied from start of the year. Even if date of change is given of mid of year or end of year. ये चेंज इन एस्टीमेट हमेशा साल के शुरू से अप्लाई होता है। That is change affects current year and future year. चेंज जो है ये अफेक्ट करती है करंट ईयर को और फ्यूचर ईयर्स को। ऐसी चेंज को बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव। क्या बोलते हैं जी? प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। जो करंट ईयर और फ्यूचर ईयर्स को अप्लाई करते हैं इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। नोटेड? चलें, अब अगला सवाल है हमारा।
क्वेश्चन है, किधर गया क्वेश्चन? क्वेश्चन तो यहाँ पर है। Mr. Ali purchased an asset costing 30,000 on 1st January 15 when useful life of the asset is estimated 10 years and its residual value is 3,000. Depreciable amount कितनी होगी? 30,000 में से 3,000 माइनस कर देंगे तो 27,000. On 1st January 17, 2 साल के बाद, साल के शुरू में, it is estimated that its remaining life is only 6 years. वैसे रूटीन में चल रहे होते तो कितनी होनी थी? 10 में से 2 साल गए तो 8 होनी थी, लेकिन अब एस्टीमेट चेंज किया. कितने एस्टीमेट्स हैं हमारे फार्मूला के अंदर? एक फार्मूला है हमारा कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू. फार्मूला कौन सा है जी हमारा? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ है ना. अब इसके अंदर कॉस्ट तो क्या है? आपकी एक्चुअल चीज है. रेजिडुअल वैल्यू कितनी होगी ये एक अंदाजा है. ये क्या है? एक अंदाजा है. तो ये क्या है? एक अदद एस्टीमेट है. मसलन रेजिडुअल वैल्यू, अगर 2 साल पहले एक गाड़ी बिकती थी 5 लाख की, तो फिर क्या आई? तब्दीली आने से क्या हुआ? गाड़ियों की प्राइसेस, तो फिर पुरानी गाड़ियों की भी प्राइसेस क्या हो गई? बढ़ गई. तो तब्दीली आ गई, रेजिडुअल वैल्यू भी क्या हो गई? बढ़ गई. एस्टीमेट क्या हो गया? चेंज हो गया. बात क्लियर हो गई? यूजफुल लाइफ, कितना अरसा हम इस्तेमाल करेंगे. पाकिस्तानी कौम, कंप्यूटर बाहर से 2-3 साल इस्तेमाल होते हैं, फिर आ जाते हैं वो पाकिस्तान में. और पाकिस्तान में आने के बाद एक कंपनी है, उसने सोचा कि हम कंप्यूटर लेते हैं और कंप्यूटर लेके हम भी 3 साल इस्तेमाल करेंगे और फिर एक नया ले लेंगे जदीद. 3 साल 2 साल गुजरे और यार कंप्यूटर अच्छा चल रहा है, चलाओ इसे 2 साल 3 साल की बजाय कितना अरसा चलाएंगे? 5 साल चलाएंगे. एस्टीमेट क्या हो गया? चेंज. तो यूजफुल लाइफ भी एक क्या था? एस्टीमेट था. तो ये भी क्या चीज है? एस्टीमेट. उससे अगली कहानी, इकोनॉमिक बेनिफिट जैसे जैसे रियलाइज होता है उस बेसिस के ऊपर हम डेप्रीसिएशन मेथड तजवीज़ करते हैं. अगर हम ये सोचें कि हमारा बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट हर साल एक जैसा है, तो हम स्ट्रेट लाइन चूज कर लेते हैं. अगर हम कहें कि नहीं, हर साल ये आहिस्ता 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 करके कम होता है, तो हम रिड्यूसिंग बैलेंस चूज कर लेते हैं. अगर हो कि एकदम से बिल्कुल स्ट्रेट एक जैसा कम होता है, तो हम सम ऑफ ईयर डिजिट चूज कर लेते हैं. तो ये एक बेनिफिट के हिसाब से चूज होता है. और अगर हम एसेट को यूज करते हुए सोचें नहीं यार सही नहीं चूज हुआ मेथड, तो इसका इकोनॉमिक बेनिफिट किसी और तरह से रियलाइज हो रहा है, तो फिर हम क्या कहते हैं कि ये जो डेप्रीसिएशन मेथड है ये भी क्या है? एक अदद एस्टीमेटेड बेसिस के ऊपर चूज हुआ है. इसको भी आप चेंज कर सकते हैं. तो अगला एस्टीमेट जो है वो आपका डेप्रीसिएशन मेथड का है. तो यूजफुल लाइफ हो गई, आपकी रेजिडुअल वैल्यू हो गई, आपका डेप्रीसिएशन का रेट भी. अल्टरनेटिवली क्या होता है? लाइफ की जगह पर डेप्रीसिएशन रेट भी तो यूज हो रहा होता है ना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, या हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो वो भी चेंज हो सकता है. तो ये चेंज इन एस्टीमेट्स की कहानियाँ ये हैं. ये 2-3-4 चीज़ें चेंज हो सकती हैं.
ये 4 चीज़ें। अब हमने जो सब फार्मूला सीखा है ना, ये वाला ये अब लॉजिक इस्तेमाल होनी है एस्टीमेट चेंज में। अगर हमारा नया फार्मूला, नया मेथड स्ट्रेट लाइन हो, या फिर पुराना भी अगर मेथड स्ट्रेट लाइन ही है, हम लाइफ चेंज कर रहे हैं, या हम लाइफ चेंज कर रहे हैं, या रेजिडुअल वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो हम ये वाली लॉजिक इस्तेमाल करेंगे। अली परचेज एन एसेट कॉस्टिंग 30,000 ऑन 1 जनवरी 15। तो 2 साल बाद की कहानी देखते हैं। पहले तो हम एसेट को क्या कर लें, ख़रीद लें। 30,000 का हमने एसेट ख़रीद लिया 1 जनवरी 15 पर। इसकी कर देते हैं हम डेप्रीसिएशन। मेथड कौन सा है हमारा, लाइफ 10 साल बताई हुई है, तो इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, कुछ और नहीं बताया हुआ, तो फिर स्ट्रेट लाइन। 30,000 में से 3,000 रेजिडुअल वैल्यू लेस कर दें, ओवर लाइफ कितनी, 10 साल। हमारी डेप्रीसिएशन 2700 हो जाएगी, 2700 हो जाएगी ना बच्चों। $2,700 हमारी डेप्रीसिएशन आ जाएगी। और WDV कितनी आ जाएगी, कैरिंग अमाउंट, $27,300 31 दिसंबर 15 पर। अब मुझे दोबारा से फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं अगले साल भी क्या करूँगा, 2700 ही करूँगा। और मेरी कैरिंग अमाउंट 31 दिसंबर 16 पर कितनी हो जाएगी, 24,600। ये मेरी WDV आ गई। अब मुझे लिखा हुआ यूँ मिले, 1 जनवरी 17 को एस्टीमेट चेंज हुआ है, या मुझे लिखा हुआ मिले 31 दिसंबर को एस्टीमेट चेंज हुआ है। आपने साल देखना है, कौन से साल में एस्टीमेट चेंज की कहानी आ रही है। ये साल 31 दिसंबर 17 पर एस्टीमेट चेंज हो, या फिर 1 जनवरी 17 पर चेंज हो, या फिर ये 15 मई पर एस्टीमेट चेंज हो, कोई भी डेट हो। हमने कौन सी डेट लेनी है जी, स्टार्ट ऑफ द ईयर। हमने 1 जनवरी सोचना है। ये लिखा हुआ हमें 1 जनवरी मिल सकता है, हमें 31 दिसंबर भी मिल सकता है। इट इज एस्टिमेटेड दैट द टोटल यूजफुल लाइफ इज 8 ईयर्स। कहा कि टोटल यूजफुल लाइफ कितना है, वो 8 साल रखी है हमने। तो इसको रिमेनिंग लाइफ भी बोल सकते हैं। 2 साल गुजर चुके हैं, कितने साल गुजर चुके हैं, 2 साल। और अब हमने अगले कितने सालों में डेप्रीशिएट करना है, अगले बाकी के 6 सालों में डेप्रीशिएट करना है, खत्म कर देनी है कहानी। तो अब हमारा वैल्यू उस फार्मूले के तहत क्या होगी, ये 24,600 आप चूज करेंगे डेप्रीसिएशन करने के लिए। 24,600 ये मेरी आ गई WDV ओपनिंग। इसमें से मुझे न्यू रेजिडुअल वैल्यू अगर कोई है, अगर कोई चेंज हुई है तो वो लेस करनी है। रेजिडुअल वैल्यू तो नहीं चेंज हुई, चेंज नहीं हुई, तो आप सिर्फ जो पुरानी है वही वाली ले लेंगे, 3,000 ओवर फार्मूले में क्या आता है, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। बाकी की लाइफ कितनी रह गई, 6। ये क्वेश्चन में गिवन थी। या ऐसे कर सकते थे,
या ऐसे कर सकते थे कि टोटल लाइफ 8 साल है, 2 साल गुजर चुके हैं, तो मेरी रिमेनिंग लाइफ कितनी रह गई? 6 रह गई। अब आंसर बताएं। 3600। अब मेरी डेप्रीसिएशन फिर क्या हो जाएगी? 3600। कैरिंग अमाउंट 21,000, सॉरी 21,000। ये मेरी आ गई WDV 31 दिसंबर 17 पर। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि अब हमें फ्यूचर में फार्मूलाज को कैसे लेकर चलना चाहिए। क्या मुझे यहाँ पर 21,000 माइनस 3,000 डिवाइडेड बाय 5 ऐसे लेकर चलना चाहिए, या मुझे कहना चाहिए कि जनाब एस्टीमेट चेंज हो गया है 24,600, जब भी एस्टीमेट चेंज हुआ था वो -3,000 तकसीम 6, ये लिखना चाहिए, या फिर कुछ भी ना लिखें, जस्ट वैल्यू लिख दें। जी बताएं, एक ऑप्शन, दूसरी ऑप्शन, तीसरी ऑप्शन। जी जब आपको पता चल गया कि मेरी न्यू डेप्रीसिएशन क्या हो गई है, 3600 हो गई है, अब इसके अगले जितने भी साल हैं इसमें कितनी आनी है? 3600 ही आनी है। फिर चुप करके 3600 एक दफ़ा कैलकुलेट हो गया, वही 3600 आगे चला दें, ज़रूरत नहीं है। जैसे फार्मूला हमारा कभी चेंज हुआ स्ट्रेट लाइन में, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, हर साल के लिए एक ही फार्मूला। क्या जी? हर साल के लिए एक ही फार्मूला है ना। तो इसी तरीके से आप क्या करें, अब भी वही फार्मूले को ही सोचें और कहें एक दफ़ा कैलकुलेशन होनी है, वही होनी है। तो 31 दिसंबर 17 की डेप्रीसिएशन हो, 31 दिसंबर 18 की हो, 31 दिसंबर 19 की हो, 31 दिसंबर 20 की हो, या कोई और अगले कितने साल होंगे? क्यों दरमियान में आए जा रहा है? ये असल में तंग कर रहा है, इसे लिखने पे मजबूर कर देता है। 31 दिसंबर 20, 31 दिसंबर 21 और 31 दिसंबर 22, इन सब में क्या होगी? 3600 की ही डेप्रीसिएशन आएगी। ज़रा इन डेप्रीसिएशंस को इकट्ठा करें और चेक करें ये बनती कितनी है। 3600 इंटू 6, 20,600, और इसको इकट्ठा करें तो क्या बनता है? 21,600। तो हमारी डेप्रीशिएबल अमाउंट क्या रह गई थी? डेप्रीशिएबल अमाउंट ऑन 1 जनवरी 17 थी 24,600 माइनस 3,000 इज इक्वल टू 21,600। तो ये वही वाली वैल्यू
हर साल में डेप्रीसिएशन आती रहेगी। जी, एनी कंफ्यूजन? कोई चीज़ ऐसी जो ना समझ लगी हो? क्लियर हो गया? चलें जी, अब फिर ये आपके लिए टारगेट है। ये वाला सवाल आप लोगों ने स्टार्ट करना है। जी, हो गया बेटा?
लेट्स स्टार्ट जी। हमने 80,000 का ख़रीदा 1 जनवरी 14 पर, लाइफ हमारी थी 15 साल, रेजिडुअल वैल्यू थी 7,000। 31 दिसंबर 17 पर एस्टिमेटेड दैट लाइफ इज 10 ईयर्स एंड न्यू रेजिडुअल वैल्यू इज 10,000 और रिक्वायरमेंट है हमारी इस वक्त सिर्फ डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की। कौन कौन से साल की? 14, 15, 16, 17 और 18। अब आ गई अगली बात, एग्जामिनेशन टेक्निक्स और ये सोचना कि आपको टाइम सेव भी करना है, रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी है। तो आपने अपनी वर्किंग्स को थोड़ा सा क्या करना है, अमेंड कर देना है। आप का अंदाज वही होगा वर्किंग करने का। आप कॉस्ट लिखेंगे, कॉस्ट आपकी आ गई 80,000 1 जनवरी 14। 31 दिसंबर 14 पर डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन 80,000 माइनस 7,000 रेजिडुअल वैल्यू और लाइफ है हमारी 15 साल। क्या वैल्यू आई? 4867। राउंड ऑफ करना है, कोई पॉइंट्स पे नहीं लिखना। पहला साल हो गया। क्या डेप्रीसिएशन 15 की भी यही होगी? तो मुझे दरमियान में WDV निकालने की कोई जरूरत है? एज पर द रिक्वायरमेंट मुझे कोई जरूरत नहीं है। आई शुडंट वेस्ट माई प्रीशियस टाइम। ठीक, अगर क्वेश्चन में सिर्फ होता 17 और 18 की डेप्रीसिएशन होती तो मैं यहां पर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कर देता। क्या कर देता? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कर देता। कितने साल थे? 3 साल की, 14 की, 15 की, 16 की। 17 से पहले की चाहिए तो 3 सालों की मैं डायरेक्टली क्या करता, यहां से मल्टीप्लाई बाय 3 करता और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन निकाल देता। अब भी अगर हर साल की है तो मैं चुप करके बस लिख दूंगा 4867 और नेक्स्ट भी 4867, ये लेस कर दूंगा और मैं अब WDV पर पहुंच जाऊंगा जो मुझे चेंज के वक्त की चाहिए है। कितनी आई भला? 65399। ये है, अपने आप को क्या करना है, ज़हन में लेकर आना है और अपनी कैलकुलेशंस को चेंज कर देना है। स्टिक नहीं हो जाना, नहीं मैंने हर साल की क्या करनी है, WDV मालूम करनी है। हर साल की करेंगे, क्या कैलकुलेशन पे टाइम लगाएंगे? खाम खा का टाइम नहीं लगाओगे। WDV हर साल निकाली है ना आपने भी, या नहीं निकाली? खाम खा का टाइम लगाया ना, इजाफी टाइम लगाया। मैंने आपको टाइम दिया कि आप इजाफी टाइम लगाएं, जानबूझ के दिया कि आप इजाफी टाइम लगाएं और फिर मैं सिखाऊं कि नहीं, जहां पर जो सी चीज चाहिए ना वो इस तरीके से निकलनी थी। 3 सालों की आपने डेप्रीसिएशन लिखी, 31 दिसंबर 14, 31 दिसंबर 15, 31 दिसंबर 16 और WDV आ गई। अब आपने डेप्रीसिएशन निकालनी है कब की? 31 दिसंबर 17। और चेंज इन एस्टीमेट को आप क्या कहेंगे? ये कब से अप्लाई हो रहा है? 1 जनवरी 17 से। और लाइफ इसकी कितनी हो गई है? 10 साल। 15 की बजाय टोटल लाइफ कितनी है? 10। अब 65399 ने फ्यूचर में होना है डेप्रीशिएट। ये मेरी आ गई इस साल की WDV ओपनिंग माइनस, क्या रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो रही है? यस, रेजिडुअल वैल्यू भी चेंज होके कितने पे जा रही है? 10,000 पे जा रही है। तो 10,000 माइनस कर देंगे। अब 10,000 ने डेप्रीशिएट फ्यूचर में नहीं होना। ओवर रिमेनिंग लाइफ, न्यू रेजिडुअल वैल्यू ओवर रिमेनिंग लाइफ। रिमेनिंग लाइफ टोटल लिखेंगे 10 है
कितने साल गुजर चुके हैं, 1, 2 और 3 साल गुजर चुके हैं, बाकी के इसका मतलब है 7 ईयर्स पर इसने क्या होना है, डेप्रीशिएट होना है। कैलकुलेशन उम्मीद है आपकी ठीक होगी। जी बेटा 7914। इस क्वेश्चन की कैलकुलेशंस के मुताबिक, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मुझे डेप्रीसिएशन ही चाहिए थी 31 दिसंबर 18 की भी। शुड आई हैव टू कैलकुलेट इट? शुड आई हैव टू कैलकुलेट द WDV इन बिटवीन दैट? नो, नॉट नीडेड। दैट इज द सेम 7914। बस कहानी खत्म, रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, आपने हर साल की डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर दी। तो अपने आप को क्या करना है, आपने रीएडजस्ट करना है अपने नॉलेज को अप्लाई करते हुए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। आंसर डजंट मैटर किस तरीके से आपने लिखा है। होप सो, उम्मीद है आपको इस बात की समझ लग गई होगी कि आपने अपने आप को क्या करना है, रीएडजस्ट करना है और एक ही वर्किंग के ऊपर स्टिक नहीं हो जाना। चलें जी, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, आंसर तो मैंने पहले ही लिख दिया हुआ है। शायद गलत हो, आप शायद ये आंसर गलत है ना, या सही है? गलत है ना? शायद मैंने गलत लिख दिया हो, पता नहीं।
चलें करते हैं। मुझे कैलकुलेशन क्या करनी है, मुझे क्वेश्चन में एस्टीमेट चेंज है और मुझे सिर्फ 2018 की डेप्रीसिएशन मालूम करना है, नथिंग एल्स। तो इसका मतलब मुझे डायरेक्टली जंप इन करना चाहिए जिस साल में एस्टीमेट चेंज हो रहा है। तो मेरी कॉस्ट कितनी है, 1 जनवरी ही है, ये 1 अप्रैल 14 पर है। कब है, 1 अप्रैल 14 पर है। अब हम आते हैं 1 अप्रैल 14, ये आ गई आपकी कॉस्ट कितनी, 90,000। अब आपको मालूम करनी है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन किस तारीख पर, 31 दिसंबर 16 पर। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का जो फार्मूला है वो है आपका स्ट्रेट लाइन में कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ इनटू क्यूमुलेटिव पीरियड। इसको मुकम्मल लिख देता हूं। क्यूमुलेटिव पीरियड मालूम करने का तरीकाकार भी हम यहां पर अभी देख लेते हैं। कॉस्ट मेरी थी 90,000 और रेजिडुअल वैल्यू थी मेरी 7,000, लाइफ मेरी थी 10 साल मल्टीप्लाई बाय। क्यूमुलेटिव पीरियड को ऐसे मालूम कर सकते हैं आप आराम से, डिवाइड बाय क्या लिख दें 12 और टॉप पर मंथ्स n/12 वाला फार्मूला। पहले साल के कितने महीने, 2014 के अप्रैल से लेके दिसंबर तक डिफाइन ईयर फर्स्ट, अपना ईयर आपने डिफाइन किया 31 दिसंबर था, तो पहले साल में 9 मंथ्स, 2015 के 12 महीने, 2016 के भी कितने महीने, 12 महीने। इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी इकट्ठी डेप्रीसिएशन कैलकुलेट होकर आराम से आ जाएगी। आपने फ्रैक्शन दिया 90,000 माइनस 7,000 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय, फिर से फ्रैक्शन लिख लिया, फ्रैक्शन 12 जमा 12 24 जमा 9 कितने होते हैं, 33 डिवाइड बाय 12। ये आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन आ चुकी है 22,825। अब एक एक साल की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 22,825 ये आपकी आ गई एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, और ये वो आ गई WDV जब एस्टीमेट चेंज हो रहा है और जिसकी हमें WDV की ज़रूरत है। कितना आया जी, 90 में से 22,825, 67175। अब अगले जितने भी साल हैं जब तक दोबारा से एस्टीमेट चेंज नहीं होता एक ही डेप्रीसिएशन चलनी है, चाहे 2017 की डेप्रीसिएशन हो, चाहे 2018 की हो, चाहे 19 की हो, चाहे 20 की हो, जोन सी भी डेप्रीसिएशन हो एक ही आएगी। 67175 माइनस न्यू रेजिडुअल वैल्यू वो कितनी है, 5,000 डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ उसने बताई है 13 साल हो गई है, माइनस कितने साल बनते हैं 33 तकसीम 12 करें जो गुजर चुके हैं, 9 + 12 + 12 डिवाइडेड बाय 12, ये साल गुजर चुके हुए हैं, 2.75 बनते हैं। ठीक, 2.75 नहीं बनते, 2.75 ये अब आपका आंसर आएगा।
तो जब कभी भी मिड ऑफ द ईयर में एक्विजिशन हुई हो, ये प्रॉब्लमेटिक होगी आपकी। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनर दे देता है, जिसकी वजह से हम क्या हो जाते हैं, परेशान, और हम गलती कर जाते हैं। एग्जामिनर की तो आदत है, उसने कॉन्सेप्ट पूछना है और खाम खा में डेट क्या करनी है, डिफरेंट रखनी है। बात क्लियर हो गई? ये मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं कि आप ऐसे कर लिया करें? आप पहले से ही 2.75 भी तो निकाल सकते थे ना, निकाल सकते थे ना, वो भी ऐसे ही निकलना था। इसलिए कह रहा हूं कि अक्सर औकात ये हो जाता है कि जी आपकी चीज़ ना फ्रैक्शन में आ जाती है। मसलन ये 9 मंथ्स की बजाय 8 मंथ्स कर देखें, या 7 मंथ्स कर देखें। उम्मीद है कि जी कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। 7 मंथ होगा तो 31 डिवाइड बाय 12 बनेगा। अब ये 2.583333333333 आ रहा है। तो फिर एग्जैक्ट आंसर लेने के लिए बड़ा ही आसान तरीका कार है कि मंथ्स को लिख दिया जाए और कैलकुलेटर पे सॉल्व कर दिया जाए कि एक्यूमुलेटेड एफिशिएंसी इसकी इतनी हो जाएगी। हर साल की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। और 2.58 लिख देंगे तो भी वो एक हिसाब से राउंड ऑफ हो जाएगा। तो उस राउंड ऑफ से जान छुड़ाने के लिए मैंने ये वाला तरीका कार तजवीज़ किया। कोई मुश्किल तो नहीं है कैलकुलेटर पर फ्रैक्शन लेना, तो कोई मुश्किल है भला? कैलकुलेशन तो ये करते हैं ना हम, n/12 वाला ही फार्मूला है। n बस अब क्यूमुलेटिव पीरियड आ रहा है, एक साल की बजाय जितने भी महीने हैं, और ये कन्वर्ट कर रहा है आपको मंथ्स को ईयर्स में। अब क्या आंसर आया? आंसर क्या आ गया भला? मैंने सही निकाला हुआ है, इसका मतलब है 6066 की डेप्रीसिएशन आ जाएगी आपकी, चाहे 17 हो, चाहे 18 हो, चाहे 19 हो, चाहे 20 हो, जोन से भी साल की मांगता, जब भी आपने एस्टीमेट चेंज हो उस वक्त की देखनी है। ठीक हो गया? तो बाकी सारे क्वेश्चन तो एवं ही थे, ये कह लें आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया। बुक्स मिल गई हुई है ना? बुक के आखिरी चैप्टर पर जाएं, आखिरी चैप्टर पर। ये वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 1 का आखिरी चैप्टर, आखिरी चैप्टर। आपको बुक नहीं मिली थी? क्यों? चलें ले लें, मुझसे रब्ता करके, मुझसे रब्ता कर लें या फ्रंट डेस्क से रब्ता कर लें। आखिरी चैप्टर है आपका विदाउट आंसर वाला, क्वेश्चंस विदाउट आंसर्स। ठीक, ये वाला क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस वहां पर लिखे होंगे, 35-36 के नज़दीक होगा, क्वेश्चन नंबर 30-35-36 के नज़दीक। ये विदाउट आंसर वाले क्वेश्चन है, मीन्स ये इनमें से कुछ या सारे क्लास में हो रहे होंगे। चेंज इन एस्टीमेट हेडिंग कहीं पे मिल गई, 35-36 के नज़दीक होंगे, 30-32-35 के नज़दीक मिल गया। ये वाले क्वेश्चन भी कुछ मैंने अमेंड कर दिए होंगे, कुछ इनमें से भी आपको यहाँ पर लिखे हुए भी मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन गालबन 35 ही है। आठ नंबर को स्किप करते हैं, कोई नॉलेज नया नहीं है। 9 नंबर करते हैं, जब हम एस्टीमेट चेंज कर रहे होंगे, मेथड चेंज करते हैं हम। बुक में 35 नंबर क्वेश्चन है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 35 ही है ना?
आप वहाँ से भी देख के टिक भी कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन क्लास में हो गए हुए हैं। Mr. Chand purchased an asset costing 1 lakh on 1st January 15. Depreciation rate was 10% straight line and its residual value is 20,000. Life 10 years. Life नहीं देते हम, लाइफ को उड़ा देते हैं, लाइफ को डिलीट कर देंगे। लाइफ को क्या कर दें? डिलीट कर देते हैं। मेथड क्या दिया? स्ट्रेट लाइन, और साथ क्या कर दिया है? रेट दे दिया है। बचपन में पीआरसी में आपने 2 फार्मूलाज पढ़े थे कि किस किस के भला? स्ट्रेट लाइन से डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने के 2 फार्मूलाज पढ़े थे। एक फार्मूला पढ़ा था कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। एक पढ़ा था कि डेप्रीसिएशन का आप रेट कैलकुलेट कर दें जो कि अप्लाई हो रहा हो किसके ऊपर? ऑन कॉस्ट। तो ये आपने पढ़ा था कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर कॉस्ट इनटू लाइफ, और इसकी बेसिस के ऊपर डेप्रीसिएशन जो थी वो कैलकुलेट हो रही थी कॉस्ट इनटू रेट करके। ये पढ़ा था। अब इसकी एप्लीकेशन क्या लें आ गई दूसरे वाले फार्मूले की। बुक में लाइफ लिखी हुई थी 10 साल, उसको उड़ा दें। कुछ क्वेश्चन काफ़ी पुराने बने हुए हैं, तो पुराने ज़माने में किसी और तरीके से चला जाता था। अगर कोई बहुत पुराना बंदा सुन रहा है और पढ़ रहा है तो ये कुछ चीज़ें चेंज हो चुकी हुई हैं। जी, उसमें रेट लिखा हुआ है बस, ठीक है, बाद में लिखी गई होगी, या हो सकता है मैंने उस वक्त डिलीट कर दिया हो, बुक में कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे जाके डिलीट कर दिया हो। 2 मुख्तलिफ फाइल्स में अब मामला मौजूद है। जैसे यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, बुक में कौन सा क्वेश्चन है? 35 लिखा हुआ, तो मैंने बुक का क्वेश्चन भी रेफरेंस दे दिया आपको। अच्छा जी, 10% स्ट्रेट लाइन। अब फिर यहां पर अब रेजिडुअल वैल्यू का कोई काम होगा जी, या ये एक डॉज होगा? ये क्या अब डॉज है, फिलहाल ये क्या है? डॉज है। और दूसरा डॉज है कि हमें आदत पड़ी होती है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट की और स्ट्रेट लाइन में लाइफ की। अब अगर हम आंखें बंद करके बस क्वेश्चन कर रहे हो, ये रेट पढ़े, हमने शुरू कर देना है ठा 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 ठा, कौन सा काम? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो सीए के अंदर आके ना एक चीज बड़ी जरूरी हो गई, वो है गौर से पढ़ना। क्या हो गया? गौर से पढ़ना और कीड़े निकालना, ये हमारी आदत है। ये कीड़े निकालने वाली आदत आपकी कुछ अरसे बाद डेवलप होगी। अभी सिर्फ कौन सी डेवलप करनी है? गौर से पढ़ने वाली। ये कीड़े निकालने वाली आदत जब आप पार्टिकल्स में जाएंगे, वहाँ पे आप जब ऑडिट करेंगे तो ये खुद ब खुद पैदा हो जाएगी। मीन्स हर चीज़ के अंदर गलतियाँ निकालने वाली आदत, क्योंकि जब हम ऑडिट करने जाते हैं तो क्या करते हैं? गलतियाँ निकालते हैं। फर्म्स के अंदर जाते हैं आगे तो हम गलतियाँ निकालते हैं, और गलतियाँ ऐसी निकालना शुरू करते हैं कि हम घरों में भी गलतियाँ निकाल रहे होते हैं, लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं। तो उससे क्या करना है? फ्यूचर में इज्तनाब करना है। अच्छा जी, ऑन 1st January 17 इट हैज चेंज द डेप्रीसिएशन मेथड टू WDV मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। यहां पर आकर जो है रेजिडुअल वैल्यू काम आएगी। देयर इज नो चेंज इन रेजिडुअल
वैल्यू। और यहां पर क्या है, मेथड चेंज हो रहा है और मेथड स्ट्रेट लाइन से कहां पर जा रहे हैं हम, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का रेट गिवन नहीं है। रेट तो हमने सीखा हुआ है ना, कल सीखा था दोबारा से, और कल तो हमने 2-3 नए फार्मूलाज भी सीखे थे। चलें जी, अब फिर हम कैलकुलेशन करते हैं। 1 जनवरी 15, कॉस्ट हमारी आ रही है 100,000। वी हैव टू कैलकुलेट द डेप्रीसिएशन फॉर 15, 16, 17, 18। तो डेप्रीसिएशन 15 की कितनी होगी, 1 लाख के ऊपर कॉस्ट के ऊपर ही क्या कर दो, रेट को अप्लाई कर दो, यानी कि 10,000, यानी कि 10,000। डन हो गया। अब आप कितने पे पहुंच गए, 90,000। गो के इसकी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी। डेप्रीसिएशन 31 दिसंबर 16। तो अगर आपने लिख भी दिया है तो बस आगे चलें, जल्दी करें। अगले साल की कितनी होगी, अगले साल की भी कितनी होगी, 10,000 ही होगी। फार्मूला चेंज नहीं हो रहा, यहां पे भी वही वाला फार्मूला लगना है, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको। अब आप पहुंच गए कितने पर, 80,000 पर। आपको यहां पर मैंने लिखा हुआ भी दे दिया, यहां पर हम एक एडिशन कर लें बुक में बेशक, के रेट इज अप्लाइड ऑन कॉस्ट। क्या लिख लें, रेट इज अप्लाइड ऑन कॉस्ट। लें जी, ये चीज मजीद क्लैरिफाई हो गई आप लोगों के लिए। यहां पर अब आपको क्या चाहिए, यू हैव टू चेंज द एस्टीमेट। अब एस्टीमेट चेंज होने के बाद जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, डेप्रीसिएशन अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसका फार्मूला क्या है। डेप्रीसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में तो होता ही क्या नाम है, WDV ओपनिंग इनटू रेट है, ऐसे ही है ना। डन। अच्छा, अब आप फंस गए, यहां पे रेट गिवन नहीं है, रेट गिवन नहीं है। तो अब ना पेपर के अंदर तरतीब से चलना है। यहां पे आके फंसे तो अब जुबानी काम नहीं करना। अब क्या काम करना है आपको, यू हैव टू राइट दिस फार्मूला। जब आप फार्मूला लिखोगे तब आपको पता चलेगा अब आपको जरूरत किस चीज की है। 80,000 मल्टीप्लाई बाय रेट, रेट इज मिसिंग। आपने यहां पर लिख दिया 80,000 मेरा आ रहा है, और अब मुझे क्या चाहिए, रेट की जरूरत है, और रेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो आप क्या करोगे, अब रेट का फार्मूला लिख दोगे, रेट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये होती है तरतीब। चीज फंसी है, चीज चाहिए क्या, जो सी चीज चाहिए अब उसका फार्मूला लिखो। आगे जाके मजीद फंसेंगे तो जो सी चीज दोबारा से चाहिए होगी उसका फार्मूला लिखेंगे। 1 माइनस, यहां पे तो रेजिडुअल वैल्यू आ जाएगी, यहां पर क्या आएगा, जो फार्मूला सिखाया है, जो लॉजिक सिखाई है, अप्लाई कर रहे हैं। फ्यूचर में डेप्रीशिएट किसने होना है, 80,000 ने डेप्रीशिएट होना है। क्या हो रहा है, कल यही बात सिखाई थी ना, फ्यूचर में डेप्रीशिएट किसने होना है, 80,000 ने होना है। अगले कितने सालों में डेप्रीशिएट होना है वो ढूंढना है आपने, ठीक है। रट्टा नहीं लगाना। अगर आप रट्टा लगा लोगे ना, सिर्फ एक चीज को, लॉजिक नहीं सीखोगे,
तो फिर इस तरह की सब सिचुएशन आएगी तो किधर भाग जाओगे? चुप करके 1 लाख उठा लोगे और रेट क्या हो जाएगा? गलत, और इजी मार्क्स क्या हो जाएंगे? क्योंकि असल मार्क्स इस 10-10 हजार के तो हैं ही नहीं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में तो असल मार्क्स हैं ही किसके? रेट निकालने के, क्योंकि रेट के अंदर ही सारी चीजें छुपी हुई हैं। मीन्स इसका तो 0.5 मार्क्स होगा और इसके 3 से 4 मार्क्स भी हो सकते हैं, या 2 मार्क्स 3 मार्क्स हो सकते हैं सिर्फ रेट निकालने के। तो 1 मार्क्स तो आ चुका हुआ है, बाकी 3 मार्क्स छुपे हुए हैं कहां पे? रेट में। तो रट्टे के ऊपर नहीं चलना, लॉजिक के ऊपर चलना है। लॉजिक ये कहती है कि 80,000 ने फ्यूचर में डेप्रिशिएट होना है, जो मैंने कल आपको सिखाई थी। ये कह सकते हैं WDV व्हेन एस्टीमेट चेंज। जस्ट मैंने लिख दिया है, अदरवाइज जस्ट यू हैव टू थिंक अबाउट दैट कि फ्यूचर में डेप्रिशिएट किसने होना है। तो फिर अब यहां पर n क्या आना चाहिए? n जितने फ्यूचर सालों में डेप्रिशिएट होना है, यूजेज है, यानी कि यहां पर आ जाएगा फिर रिमेनिंग लाइफ, बाकी की लाइफ। अब आप इस के अंदर जो सी चीजें फिट हो रही हैं वो फिट कर देंगे। रेजिडुअल वैल्यू आपके पास न्यू है या पुरानी है, 20,000 नजर आ गई आपको, और लिखा हुआ था वो चेंज नहीं हो रही, तो 20,000 आपने कहा कि अल्टीमेटली एंड पर जो सी चीज डेप्रिशिएट नहीं होनी है वो 20,000 है। दूसरी चीज आपको मिल गई WDV, जो कि एस्टीमेट चेंज हुआ तो है, वो क्या है? 80,000। नाउ माय क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज रिमेनिंग लाइफ? गिवन ही नहीं है कि है, किधर है? किधर पढ़ा दी हुई है मैंने? 10 साल होगी नहीं, कुछ और ही होगी। यही तो इंटरेस्ट पैदा किया क्वेश्चन में है। अन्य 8 होएगी, यह तो गलत गल है ना जनाब। यही तो चीजें सीखनी है आपने, हैं? 1 डिवाइड बाय ना, ये पुराना फार्मूला हो गया। ये तो वो वाला फार्मूला है जो कि कोई 2 साल पहले फौत हो गया था। मैंने इसीलिए मजीद क्लैरिफाई किया कि ये क्या चीज होती है? रेट इज अप्लाइड ऑन कॉस्ट। इसलिए मैंने ये अल्फाज लिखे हैं। जो आप बोल रहे हैं ना, वो वाली चीज हो सकती है, बट दैट वुड बी अप्लाइड ऑन डेप्रिशिएबल अमाउंट। सोचें क्या करेंगे, ये स्टेप आना चाहिए। चीज ऐसी ढूंढे जिसके अंदर लाइफ मालूम करने का यूजेज है। क्या आपके पास ये वाला फार्मूला है? क्या यहां से इसकी ओरिजिनल लाइफ मालूम हो सकती है? बोलें जी, हो सकती है कि नहीं हो सकती? आपके पास क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का रेट अवेलेबल है स्ट्रेट लाइन का, उसका फार्मूला होता है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर कॉस्ट इनटू यूजफुल लाइफ, ये होता है फार्मूला। और अब आपके पास कॉस्ट भी थी 1 लाख, रेजिडुअल वैल्यू भी थी 20,000, कॉस्ट वंस अगेन थी 1 लाख, लाइफ आपके पास मिसिंग थी, रेट था आपका 0.1 यानी 10%। यहां से आपकी लाइफ निकलेगी। अच्छा, अब क्या मैं इसको मजीद कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व कर दूं, या इसको इधर लेकर आऊं, इसको इधर लेके जाऊं, कुछ और करता रहूं, पता नहीं क्या कुछ करता रहूं?
हो सकता है लाइफ दूसरी साइड पर ले जाएंगे, 0.5 इधर ले जाएंगे, तुक्का चल सकता है तुक्का चल गया है, निकाल लिया है। वो बच्चे ने कहा था 8 साल होगी, मैं वो कह रहा हूं। अच्छा जी, 0.1 अल्फा इक्वल टू, ये तरीकाकार तो आता ना आपको, 1 लाख माइनस 20,000 तकसीम 1 लाख मल्टीप्लाई बाय अल्फा एक्स, शिफ्ट कैलकुलेट इक्वल टू 8 ईयर्स। ऐसे भी आ जाएगा, या ये लाइफ को इस साइड पे ले जाओ, इसको डिवीजन में ले आओ, तो फिर ऐसे हो जाएगा आपका आंसर 1 लाख माइनस 20,000 80,000 हो गया, 80,000 तकसीम 1 लाख इंटू 0.1, 8 साल ऐसे भी आ जाएगा। ये लाइफ डिवीजन में जा रही है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये मल्टीप्लिकेशन में होगा, ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड में आ जाएगा। तो ये 8 ईयर्स आ गई आपकी लाइफ। ठीक है जी बच्चों, जब ये 8 साल आ गई है तो अब यहां पर क्या लिखोगे, कितने साल बाकी रह गए, 2 साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए, बाकी के कितने रह गए, 6 साल। रिमेनिंग लाइफ 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। अब यहां से दोबारा से कैलकुलेट करोगे, नया रेट निकालोगे, वो यहां पे अप्लाई होगा। वन माइनस शिफ्ट ये चीज 6, फ्रैक्शन में आएंगे, फ्रैक्शन लगाएंगे, 20 तकसीम 80 इक्वल टू, क्या यही आंसर आया आपके पास, 0.2063, 0.2063, 0.2063 इज द रेट। अब रेट में देखिए कितनी ट्विस्ट है, घूम रहा ना काम, 0.2063। अब अगर आपको कहा है ना 17 की भी मालूम करो या 18 की मालूम करो या सिर्फ 18 की मालूम करो, तो अब वैसे कैलकुलेशन नहीं होगी, अब WDV आएगी तो ही अगले साल की डेप्रीसिएशन कैलकुलेट हो सकेगी, क्योंकि रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आप शिफ्ट हो चुके हुए हैं। 80,000 इंटू 0.2063, 16,504, क्या चीज आई भाई बेटा, ये डेप्रीसिएशन आ गई 31 दिसंबर 17 की, और WDV कितनी हो गई, 63496, 63496 के ऊपर 0.2063, ये कितनी डेप्रीसिएशन आ गई, वन 3099। ले जनाब, ये हमारा चेंज इन एस्टीमेट भी हो गया है। एक क्वेश्चन रह गया, वो इंशाल्लाह कल कर लेंगे। होमवर्क में मैं इसी PDF के नीचे लिख दूंगा, ये कुछ बातें हैं ये पढ़नी है आपने, और इसके नीचे बल्कि लिखा ही हुआ है, ये एग्जाम्पल नंबर 16 करनी है। एक पास पेपर ये छोटा सा 1.23 के नाम से ये करना है, तो ये छोटे छोटे से सवाल हैं, ये लिखे हुए हैं और ये करने हैं, और बाकी चीज़ें जो है इंग्लिश में लिखी हुई हैं ये पढ़ लेनी है। ठीक है, PDF अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।